नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। नई सरकार के गठन के बाद सत्ता का ढांचा तो लगभग तैयार दिखाई देता है, लेकिन मंत्रिमंडल में खाली पड़े 9 पद इस पूरी तस्वीर को अधूरा बनाए हुए हैं। ये पद केवल प्रशासनिक खांचे भरने के लिए नहीं, इनके पीछे गठबंधन की शक्ति संतुलन की कहानी, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की राजनीति और आने वाले सालों की राजनीतिक दिशा भी छिपे हुए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा की तरह सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि इन 9 पदों पर होने वाले फैसले साधारण नहीं बल्कि बेहद खास माने जा रहे हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में बीजेपी सबसे बड़ी हिस्सेदारी के रूप में मौजूद है, जबकि जेडीयू के हिस्से में अभी भी कई सीटें खाली है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास भी अपने राजनीतिक विजन के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व की उम्मीद में है। इन तीनों दलों के बीच संतुलन साधकर ऐसे चेहरे चुनना जो सरकार की गति बढ़ा सके और जनता के बीच सकारात्मक संदेश भेज सके, ये मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये विस्तार केवल राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि बिहार की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करने वाला महत्वपूर्ण कदम होगा। किस क्षेत्र को आवाज मिलेगी, कौन सी जाति समूह को प्रतिनिधित्व मिलेगा, किन अनुभवी चेहरों को मौका मिलेगा और कौन से युवा नेता उदय होंगे, इन सभी सवालों के जवाब इन्हीं 9 पदों में छिपे हुए हैं। बिहार के विकास, सुशासन और स्थिर राजनीति की दिशा में ये मंत्रिमंडल विस्तार सरकार की पहली बड़ी परीक्षा होगी। इसलिए जनता की नजरें नीतीश कुमार और उनके गठबंधन पर टिकी हुई हैं और पूरा राज्य इंतजार कर रहा है कि आखिर कब ये 9 कुर्सियां अपने अपने नए चेहरों से भरती हैं। तो चलिए जानते हैं जरा विस्तार से। मुख्यमंत्री समेत 27 सदस्य कैबिनेट में शामिल। नीतीश कैबिनेट में 9 पद खाली। बिहार की राजनीति पर इन दिनों सबकी नजर टिकी हुई है और टिके भी क्यों ना, नई सरकार का गठन हुआ है और सबसे चर्चा में यही है कि कौन से नेता को कहां का विभाग मिलेगा। नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का आकार तो तय हो चुका है, लेकिन अभी भी 9 महत्वपूर्ण मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं। ये खाली पद किसी तकनीकी प्रक्रिया या औपचारिक का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि ये पूरे सत्ता समीकरण के केंद्र है। इन 9 सीटों को भरने में क्या रणनीति अपनाई जाएगी, किस दल को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, किन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी और इससे गठबंधन की राजनीतिक दिशा क्या होगी, अब सब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को परिभाषित करेगा। नीतीश कुमार ने अपने 10वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिससे कुल मिलाकर ये 27 मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए। लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी 9 मंत्री पद अभी भी खाली हैं और इन्हें भरना इस सरकार के पहले बड़े कदमों में से एक होगा। ये 9 सीटें सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियां ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, गठबंधन संतुलन और सत्ता का बंटवारा तय करने वाले प्रमुख संकेतक हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली हमेशा से संतुलन की रही है। वो मंत्रिमंडल में जातीय संरचना, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और वरिष्ठ युवा संतुलन का ध्यान रखते आए हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इन खाली 9 पदों पर भी वो व्यापक सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए संवैधानिक पूर्वक निर्णय लेंगे। उनके फैसले से ये तय हो गया है कि गठबंधन किस दिशा में बढ़ेगा और उसमें किसकी पकड़ कितनी मजबूत होगी। अब बात करते हैं कि वर्तमान में कौन कौन सी पार्टियां किन किन पदों पर काबिज हैं और कितने पद अभी भी खाली हैं। मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटा सबसे बड़ा है। वर्तमान में भाजपा के 14 मंत्री हैं और इस पार्टी के पास अभी भी 2 और पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया था और एनडीए में उसकी भूमिका सबसे बड़ी सहयोगी दल की है। इसलिए भाजपा अपने कोटे को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। पार्टी चाहती है कि मंत्रिमंडल में उसका प्रभाव राजनीतिक तौर पर भी स्पष्ट दिखे और चुनावी जमीन पर भी उसे फायदा पहुंचे। दूसरी तरफ जेडीयू का मामला और भी अहम है। जेडीयू कोटे में 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी केवल 9 मंत्रियों को ही जगह मिली है, यानी नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के पास भी 6 पद खाली है। ये 6 पद जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके सहारे पार्टी बिहार की राजनीति में अपनी जड़ों को मजबूत कर सकती है।
इनमें से कुछ पद पिछड़े वर्गों, अति पिछड़ों और महादलितों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नीतीश कुमार का विकास मॉडल हमेशा से सामाजिक न्याय सुशासन के फॉर्मूले पर आधारित रहा है, इसलिए अनुमान है कि इन 6 पदों का उपयोग वो विस्तृत सामाजिक आधार को फिर से सक्रिय करने के लिए लेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण पार्टी चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास है। उनके दल से 2 मंत्री पहले ही शपथ ले चुके हैं, लेकिन गठबंधन में उनकी बढ़ती भूमिका और राजनीतिक महत्व को देखते हुए ये चर्चा चल रही है कि एलजेपी को एक और पद दिया जा सकता है। चिराग पासवान ने चुनाव में अपनी छवि को एक उभरते हुए युवा चेहरे के रूप में मजबूत किया है। उनके लिए ये अतिरिक्त मंत्री पद सिर्फ सत्ता की हिस्सेदारी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में अपने स्थायी आधार को बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे उनके समर्थकों और संगठन दोनों को संकेत मिलेगा कि पार्टी गठबंधन में एक प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। अब सवाल उठता है कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार बजट सत्र से पहले किया जा सकता है, ताकि विभागीय कार्य और बजट के दौरान जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से बांटा जा सके। कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि विस्तार मकर संक्रांति के बाद या फिर फरवरी की शुरुआत में भी किया जा सकता है। इसकी संभावना अभी से जताई जा रही है। नीतीश कुमार जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो हर कदम को सोच समझकर, समीकरणों का विश्लेषण करते हुए और गठबंधन की साझेदारी को समझते हुए बातचीत के आधार पर उठाते हैं। इसलिए इन 9 पदों के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में थोड़ा सा समय लग सकता है। जहां ये 9 रिक्त पद सत्ता संतुलन का माध्यम है, वहीं ये राजनीतिक संदेश देने की भी मौका है कि बिहार की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। कोई भी पार्टी या मुख्यमंत्री इन समीकरणों से हटकर निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए संभावना है कि इन पदों में से कुछ मिथिला, मगध, सीमांचल और बूथ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को मिल सकते हैं। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता और कुछ नए चेहरों में चर्चा है कि जिन्हें संगठन मजबूत करने और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ भाजपा का लक्ष्य भी साफ है। वो न सिर्फ कैबिनेट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है, बल्कि बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना भी चाहती है। पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है और वो इस प्रदर्शन का लाभ सत्ता में भागीदारी के रूप में लेना चाहती है। भाजपा के कुछ युवा विधायक, पिछड़े वर्गों के नेता और संगठन से जुड़े पुराने चेहरे मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पा सकते हैं। भाजपा चाहती है कि आने वाले चुनावों में बिहार में उसकी स्थिति पहले से और मजबूत हो जाए और इसलिए यह विस्तार उसके लिए एक रणनीतिक अवसर भी माना जा रहा है। एलजेपी रामविलास के लिए भी ये पद भावनात्मक और राजनीतिक दोनों ही तरीके से बहुत खास है। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत तो कर रहे हैं। उन्हें एक अतिरिक्त पद मिलने से पार्टी में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और गठबंधन में उनका कद और ज्यादा मजबूत होगा। अब बात करते हैं चुनौतियों की। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ी चुनौती सत्ता संतुलन की है। गठबंधन में भाजपा और जेडीयू दोनों बड़े दल हैं और दोनों अपने अपने समर्थकों को खुश करना चाहते हैं। यदि किसी एक दल को ज्यादा या कम सीटें मिली तो इससे असंतोष पैदा हो सकता है। दूसरा मुद्दा पोर्टफोलियो का भी है। कौन सा विभाग किसे मिलेगा, ये भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि विभागों की प्राथमिकता और उनकी राजनीतिक अहमियत बहुत बड़े कारक है। गृह विभाग तो सम्राट चौधरी को मिल गया, लेकिन वित्त, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, ये सब किसे मिलता है, इस पर नजर फिलहाल अभी बनी हुई है। आखिर में ये 9 पद सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए एक नया राजनीतिक संदेश भी है। इन पदों के लिए जाने वाले निर्णय ये साफ बता देंगे कि नीतीश कुमार किस राजनीतिक मॉडल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भाजपा कितनी मजबूत भूमिका में आएगी और एलजेपी अपने लिए कितनी जगह बना पाएगी। सरकार के अगले 5 सालों की दिशा, गठबंधन की मजबूती और बिहार के सामाजिक राजनीतिक समीकरण, सबका संकेत इन्हीं 9 पदों की नियुक्ति पर टिका हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।